नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की, यूपी में बीजेपी की जीत पर हुए बड़े खुलासे की, जानेंगे द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर बीजेपी की क्या है रणनीति, उत्तराखंड चुनावों में बीजेपी ने कैसे चला ध्रुवीकरण का दांव, बात करेंगे बिहार एनडीए में पड़ी फूट की, पाकिस्तान में गिरी भारतीय मिसाइल पर संसद में सरकार की सफाई की, और बुलेटिन के आखिर में बात पीएमओ के यूट्यूब चैनल पर होने वाली कमाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। धर्म संसद में विवादित बयान का मामला, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जितेंद्र त्यागी की जमानत याचिका की खारिज। हाईकोर्ट ने कहा स्पीच का मकसद शांति भंग करना था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, खालिस्तानियों से संबंध के आरोप वाली याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने याचिका को बताया बेबुनियाद। चीन सिंगापुर में बढ़ रहे हैं कोरोना केस, एनटीएजीआई के अध्यक्ष बोले भारत में हाई रिस्क पर हैं 12 से 14 साल के मासूम। शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 709 अंक फिसलकर 55,776 पर हुआ बंद, वहीं निफ्टी 208 अंक की गिरावट के साथ 16,663 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक हाईकोर्ट पर आज पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि हाईकोर्ट आज उस मामले पर फैसला सुनाने वाला था जिसका असर कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ने वाला था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भी इसका असर दिखाई दिया। हम बात कर रहे हैं छात्राओं के हिजाब पहनने के मामले की। तो क्या फैसला दिया हाईकोर्ट ने और क्या होगा इसका असर, देखते हैं ये रिपोर्ट। जनवरी में बीजेपी शासित कर्नाटक में शुरू हुए हिजाब विवाद पर आखिरकार आज फैसला आ ही गया। छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई चली और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद आज हाईकोर्ट की 3 जजों वाली बेंच ने मामले में अपना फैसला सुना दिया है, जिसने उन छात्राओं को झटका दिया है जिन्होंने याचिका दायर की थी। दरअसल हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। कोर्ट ने माना कि सरकार के पास 5 फरवरी का शासनादेश जारी करने का अधिकार है, इसे अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कुछ तथ्य नहीं पेश कर पाए कि सरकार ने फैसला मनमाने ढंग से लागू किया। आपको बता दें कि ये फैसला उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था, जब 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वो फिर भी पहनकर आ गई थी। इसके बाद लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज किया था, जिसके बाद ये मामला आग की तरह फैल गया और स्कूलों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन किए गए। यहाँ तक कि मामला सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। विपक्ष ने भी याचिकाकर्ताओं के हक में अपनी आवाज उठाई और सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल देने की अपील की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट का फैसला आने का इंतजार किया जाए, और अब कोर्ट का फैसला आ चुका है और वो छात्राओं के हक में नहीं आया है। ऐसे में ये देखना होगा कि याचिकाकर्ता क्या अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। छात्राओं को स्कूल की यूनिफॉर्म ही पहननी होगी, लेकिन हाईकोर्ट का यह फैसला अंतिम नहीं है। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी भी हो गई है। कर्नाटक के हिजाब विवाद को यूपी चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा था। दरअसल इस विवाद की टाइमिंग और यूपी चुनाव बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन यूपी में बीजेपी सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे ही नहीं थी, बल्कि विपक्षी दलों के सामाजिक समीकरण को भी कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, और इसमें उसे बीएसपी का साथ भी मिला। ये दावा ओपी राजभर ने किया है। तो क्या कहा राजभर ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस बार यूपी विधानसभा चुनाव छोटे दलों के साथ गठबंधन करके लड़ा था, जिसमें सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी शामिल थी। इस दल के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल में बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठजोड़ तैयार किया था। सपा और सुभाषपा के गठबंधन और बाकी छोटे दलों के साथ यूपी में खास रणनीति से आगे बढ़ रहे अखिलेश के हर दांव से बीजेपी खुद को बैकफुट पर महसूस कर रही थी। बीजेपी को सुभाषपा का सपा के साथ जाना रास नहीं आ रहा था, तो वहीं बीजेपी ने बड़ी साजिश रची। इस साजिश में यूपी की 122 सीटों को टारगेट किया गया, जहां बीजेपी ने बीएसपी के साथ मेल किया और यूपी में सपा के साथ खेल कर दिया। ये दावा किया है सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने। ओपी राजभर ने यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी और कांग्रेस को लेकर बड़ा खुलासा किया है। ओपी राजभर ने दावा किया कि पूर्वांचल की 122 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी कार्यालय में
बीएसपी उम्मीदवारों के नाम पर फैसला किया गया, जिसके बाद बीएसपी कार्यालय से उन लोगों को चुनाव चिन्ह दिए गए जो लिस्ट में बीजेपी ने तय किए थे। राजभर ने दावे के साथ कहा कि मैं इसके लिए सबूत दे सकता हूं। ओपी राजभर ने कहा कि बीएसपी और बीजेपी के मेल से उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल हुआ है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की हार को लेकर ओपी राजभर ने कहा, हमने विधानसभा युद्ध समीक्षा करने का फैसला किया है। समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर जो हमारी कमियां सामने आती हैं, हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। सुभाषपा ने यूपी की 18 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। 18 में से उन्हें 6 सीटों पर जीत मिली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 403 में से 273 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया है, जबकि अखिलेश के नेतृत्व वाला समाजवादी गठबंधन 125 सीटें जीत सका। उम्मीदवार बीजेपी का, सिंबल बीएसपी का। बीएसपी के टिकट पर लड़े बीजेपी उम्मीदवारों ने सपा गठबंधन की हार में बड़ा योगदान दिया। राजभर दावा कर रहे हैं कि वो इसके सबूत जल्द ही सबके सामने रख देंगे। यूपी में सपा की हार अभी भी राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है, तो बीजेपी के अंदर चर्चा राजनीति की नहीं, मूवी की हो रही है। पीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री और सीएम से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस मूवी की तारीफ में जुटे हैं। तो आखिर क्यों मूवी के प्रमोशन में जुट गई है बीजेपी? देखते हैं ये रिपोर्ट। 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर बनी मूवी द कश्मीर फाइल्स रिलीज के बाद से ही काफी चर्चा में है। देश के 6 राज्य फिल्म को टैक्स फ्री कर चुके हैं। वहीं इस फिल्म को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। फिल्म के बहाने बीजेपी कांग्रेस को निशाना बना रही है। हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री मोदी ने एक फिल्म का प्रमोशन तक कर डाला, जबकि एक संवेदनशील मुद्दे पर बनी किसी फिल्म पर टिप्पणी हमेशा सधी हुई होनी चाहिए, नहीं तो ये देश में पनप रहे विभाजन को और बढ़ा सकती है। उसके बावजूद पीएम मोदी के बयान पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ये हाल सिर्फ पीएम मोदी का नहीं, बल्कि बीजेपी के सभी नेता फिल्म का जबरदस्त प्रमोशन कर रहे हैं। बीजेपी नेता उन जख्मों को फिर से हरा कर रहे हैं जिन्हें वक्त ने भर दिया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया है उस सच्चाई को सालों तक दबाने की कोशिश की गई है। पीएम ने कहा कि कुछ लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। आपने देखा होगा, इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बन पाया। जब हमने भारत विभाजन के दिन 14 अगस्त को हॉरर डे के रूप में याद करने का तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उससे कुछ सीखने को भी मिलता है। क्या भारत विभाजन पर कोई ऑथेंटिक फिल्म बनी? अपने इस बयान से पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो वहीं संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जम्मू कश्मीर पर बजट के दौरान हुई चर्चा पर फिल्म कश्मीर फाइल्स का जिक्र छोड़ दिया। फिल्म के बहाने संसद में निर्मला सीतारमण के निशाने पर भी कांग्रेस थी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स बीजेपी के लिए इस वक्त बड़ा मुद्दा है, जिस पर वो जमकर बैटिंग कर रही है और कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी नेताओं को आज कश्मीरियों की कहानी याद आ रही है, लेकिन उन्होंने कश्मीरियों के साथ क्या किया, इस पर चर्चा नहीं कर रहे। लगभग 8 साल से देश में बीजेपी की सरकार है और सरकार को कश्मीर पर उपलब्धियों के नाम पर कश्मीर फाइल्स पर चर्चा करनी पड़ रही है। चर्चा कांग्रेस के अंदर भी हो रही है, लेकिन मूवी को लेकर नहीं, बल्कि उत्तराखंड में मिली हार को लेकर। इसे लेकर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस को 22 सीटें मिली हैं। जब से उत्तराखंड बना है तब से इस राज्य का इतिहास रहा है कि 5 साल बाद दूसरा दल सत्ता में आ जाता है। इस बार तो सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ तमाम मुद्दे थे, लेकिन फिर भी बीजेपी सत्ता बचाने में कामयाब हो गई। बीजेपी को नुकसान तो हुआ, लेकिन इतना नहीं कि वो सत्ता से बाहर हो गई। अगर बात की जाए 2017 की, तो उस समय बीजेपी ने 57 सीटों पर तो कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी की लोकप्रियता कम हुई है और कांग्रेस की बढ़ गई है। बीजेपी नुकसान उठाने के बावजूद सत्ता बचाने में कामयाब हो गई। कांग्रेस में इसी पर मंथन शुरू हो गया है। अब इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान आया है, जिसमें उन्होंने पार्टी की हार का कारण बताया है और उनके बयान से ये साफ है कि राजनीति में किसी मुद्दे को छोटा समझना भारी पड़ सकता है। ऐसा ही
कुछ उत्तराखंड में कांग्रेस के साथ हुआ। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि जिस बात पर कांग्रेस ने ध्यान भी नहीं दिया था और हल्के में लिया था, उसी बात के सहारे बीजेपी सत्ता में आ गई। बीजेपी ने उस मुद्दे को खूब भुनाया और राज्य में बहुमत हासिल कर लिया, और वो मुद्दा था कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का बयान, जिसमें उसने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी। अब इस बयान का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने उत्तराखंड में ध्रुवीकरण की राजनीति की। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड की अपनी रैलियों में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, जबकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने नहीं कही, न ही पार्टी के घोषणा पत्र में ये शामिल था। हमने बीजेपी के आरोपों को नजरअंदाज किया, इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। पहाड़ पर पहली बार सांप्रदायिक कार्ड खेलने में बीजेपी कामयाब हो गई। कांग्रेस वक्त रहते इस मुद्दे पर जवाब नहीं दे पाई, जो उस पर भारी पड़ गया। बीजेपी के बंटवारे की राजनीति से विपक्षी दल ही नहीं, उसके सहयोगी भी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। बिहार में तो बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जेडीयू की ओर से तो बीजेपी को साफ साफ चेतावनी दी जा चुकी है। तो क्यों बिहार एनडीए में पड़ चुकी है फूट? देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में लंबे वक्त से जेडीयू और बीजेपी में रार चली आ रही है। हालांकि दोनों दलों की ओर से कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब से 5 राज्यों के नतीजे घोषित हुए हैं, गठबंधन में ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा है। जेडीयू ने भी अब बीजेपी को आंख दिखानी शुरू कर दी है। दरअसल बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को जमकर फटकार लगाई। सीएम नीतीश ने अपनी ही सहयोगी पार्टी बीजेपी के कोटे से स्पीकर विजय कुमार सिन्हा पर गैर संवैधानिक तरीके से सदन चलाने का आरोप भी मढ़ दिया। नीतीश की ओर से विधानसभा में दिखाए गए तेवर के बाद अब उनकी पार्टी जेडीयू भी खुलकर बीजेपी के खिलाफ मैदान में आती दिख रही है। जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने भी ट्वीट कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। अजय आलोक ने इशारों में बीजेपी को नसीहत दी है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में मिली भारी जीत के बाद पार्टी जिस तरीके से अति आत्मविश्वास में है वो ठीक नहीं। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि छड़ी को उतना ही मोड़ना चाहिए जब तक वो टूटे ना, क्योंकि टूट गई तो कहानी खत्म और मोड़ने के चक्कर में हाथ से फिसल गई तो खुद को बहुत जोर से चोट लगती है। जेडीयू प्रवक्ता इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट कर ये कहा कि शत्रुओं को मौका मत दें। आत्मविश्वास अच्छी चीज है, लेकिन अति आत्मविश्वास विनाश का परिचायक है। एक के बाद एक आए अजय आलोक के इन ट्वीट को बीजेपी के लिए साफ संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो ये गठबंधन अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगा। अगर वाकई ऐसा हुआ तो बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। नीतीश कुमार अब क्या फैसला लेंगे? उनके लिए इस बार सरकार चलाना मुश्किल होता नजर आ रहा है। जेडीयू और बीजेपी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। देश में राजनीतिक टकराव बढ़ रहा है तो बॉर्डर पर भी शांति नहीं दिख रही है। चीन के साथ लगे बॉर्डर पर तो पहले से ही तनाव बना हुआ था और अब पाकिस्तान के साथ नया खेल शुरू हो गया। दरअसल भारतीय सीमा से एक मिसाइल गलती से फायर हो गई जो पाकिस्तान में जाकर गिरी। इस पर आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया है। भारत और पाक के रिश्ते पहले ही काफी नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में एक गलती दोनों देशों पर भारी पड़ सकती है और ऐसी ही एक गलती कर बैठा है भारत, जब 9 मार्च को भारत की एक मिसाइल पाक इलाके में जा गिरी। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस मामले पर समझदारी का परिचय दिया है। वहीं मामले के तूल पकड़ने पर आज राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सफाई देनी पड़ी है। मैं इस गरिमामयी सदन को 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। ये घटना इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई एक मिसाइल के छोड़े जाने से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और जांच के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल लॉन्च हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि ये मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जा गिरी। ये घटना खेदजनक है, परंतु ये राहत की बात है कि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि पाकिस्तान इस मामले पर द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता है। खबरों की माने तो चीन भी पाकिस्तान को उकसाने का काम कर रहा है। भारत ने इस घटना की जांच के लिए टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है। शनिवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ने भी इस मामले पर चर्चा की और सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पाकिस्तान की हमेशा मदद करने वाले और भारत के खिलाफ उकसाने वाले चीन ने भी भारत और पाकिस्तान को मिलकर बात करने पर जोर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और भारत को दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने की अपील की है। वैसे भारत ने इसे रूटीन मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से हुई गलती माना है। अमेरिका ने भी भारत के पक्ष में बयान देकर इस मामले को शांत करने की कोशिश की है। अमेरिका ने भी इसे अनजाने में हुई घटना करार दिया है। किसी भी देश के एयर स्पेस में मिसाइल आने को हमला ही माना जाता है। ऐसे में रक्षा नियम और कानून तो यही कहते हैं कि मिसाइल आने की सूरत में
आप भी जवाबी हमला करें। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से ऐसा ना करना समझदारी के साथ साथ एक सुलझा हुआ फैसला है। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएमओ के यूट्यूब चैनल से होने वाली कमाई की। एक तरफ जहां देश में बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पीएमओ का यूट्यूब चैनल पीएमओ को ना जाने कितनी कमाई हो रही है। पीएमओ के यूट्यूब चैनल की कमाई पर कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदम्बरम ने सवाल उठाया है, लेकिन उनके सवालों को दबाने की कोशिश की गई। देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल पीएमओ ने 1 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है। ये दुनिया के प्रमुख राजनेताओं में सबसे ज्यादा है। वहीं पीएम के यूट्यूब चैनल की कमाई को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं और सवाल उठाया है कांग्रेस ने। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने दावा किया कि उन्हें संसद में प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनल से जुड़ा सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी गई। संसद में उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, जिसके बाद कांग्रेस सांसद ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल के बारे में मेरे प्रश्न को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि ये प्राथमिक रूप से भारत सरकार की चिंता नहीं है। ये चौंकाने वाली बात है कि देश के प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक चैनल को लेकर सरकार चिंता नहीं करती है। संसद में चिदम्बरम ने पीएम के यूट्यूब चैनल पीएमओ पर सवाल उठाए थे। उनका सवाल था कि क्या पीएमओ चैनल पर कंटेंट को मोनेटाइज किया गया था, क्या इससे किसी तरह का राजस्व मिला था, क्या चैनल पर विज्ञापनों को चलाने की अनुमति दी गई थी, क्या इनकी स्क्रीनिंग की जा रही थी। उन्होंने केंद्र सरकार से इस बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन संसद में इन सारे सवालों को दबाने की कोशिश की गई। यूट्यूब चैनल के साथ साथ बीजेपी की ओर से लगाए गए नमो ऐप पर भी सवाल उठने लगे हैं। नमो ऐप के जरिए जितने भी फंड अभियान चलाए जा रहे हैं, उस पर कार्ति चिदम्बरम ने सवाल उठाया है। चिदम्बरम का कहना है कि बीजेपी सरकारी योजनाओं के नाम पर फंड कैसे मांग सकती है, यह अवैध है और इसका पैसा कहां जाता है। पार्टी इसका आंकड़ा पेश क्यों नहीं करती है। जाहिर सी बात है, चैनल और ऐप के माध्यम से कमाई भी हो रही होगी। पैसे कहां और कैसे खर्च किए जा रहे हैं, सरकार के पास इसका जवाब क्यों नहीं है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।